नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा वीकेंड स्पेशल में। कमाई वाले कमाल के शेयर्स। देखिए, हमेशा आवाज़ अड्डा में हम लोग इश्यूज़ पे बातचीत करते हैं, अगले हफ्ते की तैयारी आपको कराते हैं, लेकिन बहुत सारे दर्शकों की ये हमेशा एक मांग रहती है, अपील रहती है कि ज्ञान आप बहुत देते हो, काम की बातें कम करते हो, मतलब सीधे एक्शन के लिए स्टॉक बताओ। तो जनरली हम इसमें साल में 2-3 बार तो कम से कम ऐसे शोज़ करते हैं जिसमें सीधे स्टॉक्स बताए जाते हैं आपको कि आप उसमें अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। तो आज हमने ये क्यों सोचा, इसलिए क्योंकि हम नए फाइनेंशियल ईयर में प्रवेश कर चुके हैं और FY25 जो चालू वित्त वर्ष है, इसमें अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में, चूँकि एलोकेशन बहुत सारे लोग करते हैं नए साल में, तो आपको अपने पोर्टफोलियो में जो स्टॉक शामिल करने चाहिए, जहाँ आपको बेहतर रिटर्न मिल सकता है, ऐसी उम्मीद करते हैं, उस पर आज हम बातचीत करेंगे। आज ज्ञान नहीं होगा ज़्यादा, आज ज़्यादातर आपको लोग स्टॉक्स होंगे जिन पे चर्चा होगी और उनको आप चाहे तो अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। तो हमारे साथ जो 4 बहुत ही जाने माने मार्केट के गेस्ट हैं और जिनके स्टॉक पिकिंग का मार्केट कायल है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कि जब किसी दिन हम बैठेंगे और सारे रिव्यूज़ करेंगे कि अब तक हमने जो बताएं अपने आवाज़ अड्डा शो में, उनकी हालत या स्थिति क्या है, तब आपको ये बात समझ में आए कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि इनकी स्टॉक पिकिंग के मार्केट में लोग कायल हैं। तो आज लेकिन बातचीत सिर्फ होगी 4 मेहमान, 3-3 स्टॉक, यानी कुल 12 स्टॉक्स हम आपको बताएंगे जिन पर आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। परिचय करा दूं, सुदीप बंदोपाध्याय जी हमारे साथ हैं। बहुत परिचय की ज़रूरत नहीं, मार्केट के जाने माने स्टॉक पिकर और एक्सपर्ट हैं, वेटरन है मार्केट में। गौरांग शाह जी हैं जो बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में हमारे सामने हैं। और गौरांग शाह सर की खूबी ये है कि बहुत ही चूज़ी हैं, मतलब स्टॉक चुनने में भी बहुत ज़्यादा समय लगाते हैं, बहुत सोच समझ के बताते हैं। साथ ही अभिषेक जी हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हुए, तो फंड ही चलाते हैं बहुत सारे, और इनकी स्टॉक पिकिंग जब आप अभी सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। और साथ ही मेरे साथ SBI रिसर्च के डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट सनी अग्रवाल जी हैं। स्टॉक पिकिंग के माहिर, रिसर्च करते हैं, बढ़िया स्टॉक पिक आपके लिए करेंगे और कई बार हमारे शोज़ में शिरकत कर चुके हैं। तो आप सब मेहमानों का सर बहुत बहुत स्वागत है और हम लोग स्टॉक की चर्चा करें उससे पहले मैं चाहता हूं कि एक एक कमेंट आप लोगों के मार्केट में ज़रूर हो जाए। वो इसलिए मेरा दिल कर रहा है लेने का क्योंकि कुछ दिन पहले सबको मार्केट बहुत महंगा लग रहा था, सबको फ्रॉथ लग रहा था, बहुत महंगा है, गिर जाना चाहिए। कोशिश की भी लोगों ने और थोड़ा नीचे भी आया, लेकिन उसने रिवेंज बाइंग करी और फिर वहीं खड़ा होगा जाके, और ये सब कुछ 20-25 दिन के अंदर हो गया। तो सुदीप सर, क्या राय है आपकी मार्केट पे इस समय? कि मार्केट में नीरज जी, अगर याद होगा आपने एक शो किया था उस टाइम में जब ये सब गिरावट चल रहा था, तब भी हमने मेंटेन किया था कि स्ट्रक्चरली फंडामेंटली कोई दिक्कत नहीं है, ये इससे पार फॉर द कोर्स है। ये करेक्शन, ये थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हाई लेवल्स पे होता है, वही हो रहा है। मेरा व्यू वही है कि मार्केट में डिस्टिंक्टली पॉजिटिव बायस है और थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी हाई लेवल पे जरूर होगा। इलेक्शन सामने है, ग्लोबल स्थिति बड़ा नाजुक है, बहुत कुछ चल रहा है, जियोपॉलिटिकल इश्यूज है, तो वोलेटिलिटी रहेगा, पर बायस पॉजिटिव है और कंटिन्यूअसली मार्केट, इंडियन मार्केट ऊपर चलता जाएगा। 2-3 खास चीज है जिसपे जरूर हमारा ध्यान रहना चाहिए। एक तो कॉर्पोरेट रिजल्ट्स जो कि अगले हफ्ते से आना चालू हो जाएगा, और दूसरा मॉनसून का प्रेडिक्शन और मॉनसून का प्रोग्रेस। ये ध्यान में रख के, और ऑफ कोर्स इसके साथ यूएस इंटरेस्ट ब्याज दर में क्या हो रहा है, कब कटौती हो रहा है, उस पर तो जरूर ध्यान रहेगा। ये 3-4 फैक्टर नजर में रखना पड़ेगा, पर मार्केट ऊपर जाएगा ही। इट्स ए मैटर ऑफ टाइम, थोड़ा बहुत करेक्शन, थोड़ा बहुत टर्बुलेंस, बट ऊपर ही, ट्रेजेक्टरी ऊपर की तरफ ही है, ऊपर की तरफ जाएगा क्योंकि अंदर से बहुत मजबूती ताकत है। गौरांग सर, कुछ कुछ हम लोगों ने देखा बिजनेस अपडेट्स आए हैं कंपनीज की तरफ से, नंबर तो ठीक दिख रहे हैं बिजनेस अपडेट, तो अर्निंग सीजन भी उम्मीद कर सकते हैं कि बढ़िया जाने वाला है। आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से एक बड़ी उड़ान के लिए थोड़ी तैयारी कर रहा है अपनी? धन्यवाद वाजपेयी जी इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो तैयारी तो काफी समय से हो रही है, और अच्छी बात यह है कि जब भी बाजार नीचे गया वाजपेयी जी, तो जब उभरा तो हमने एक नया सर्वोच्चम स्तर बनाया। ये एक मजबूती हम बाजार में देख रहे हैं। और सुदीप भाई ने अभी जो बातें सामने रखी, उसके साथ साथ 19 तारीख से पहला चरण चुनाव का शुरू हो जाएगा, 1 जून को समाप्त होगा और 4 जून को इस चुनाव के नतीजे आएंगे। तो उठापटक बहुत हो सकती है नतीजों को लेकर के। जो भी आंकड़े एडवांसेस के भी और डिपॉजिट्स के हमने देखे हैं वित्तीय क्षेत्र के, चाहे वो सरकारी बैंक हो, निजी क्षेत्र की बैंक हो, या फिर कोई
अच्छी एनबीएफसी मजबूत, तो वो सकारात्मक आए हैं। अगर आप एडवांस टैक्स नंबर्स पर भी नजर डालें तो वो भी काफी अच्छे आए थे। तो इन सब समीकरण को सामने रखते हुए मेरे ख्याल से चौथी तिमाही के नतीजे ज्यादा निराश नहीं करना चाहिए। क्षेत्र के आधार पर, कंपनी के आधार पर शायद एक दो या इधर उधर की बातें हो सकती है अनुमान के मुताबिक, लेकिन अच्छा होगा। और मेरे ख्याल से ये जो नया साल, वित्तीय साल शुरू हुआ 1 अप्रैल से, यहाँ पर भी जो नतीजे आएंगे आने वाले समय में, भविष्य में, वो भी इधर से काफी बेहतर आने का हमारा अनुमान है। अच्छा गौरव सर, चूंकि आपने इलेक्शन का नाम ले लिया तो मैं जानना चाहता हूं कि मार्केट ने इलेक्शन आउटकम को डिस्काउंट कर लिया है या अभी सोच रहा है? नंबर्स पे डिबेट चल रही, क्या चल क्या रहा, मार्केट वाले लोग क्या सोच रहे हैं? मैं उम्मीद करता था ये प्रश्न मुझे नहीं पूछेंगे, लेकिन आपने पूछ ही लिया है। क्योंकि क्योंकि बहुत सारे तर्क लगाए जा रहे हैं बाजार में। कोई 370 की बात कर रहा है, कोई 400 की बात कर रहा है। लेकिन कुछ भी हो वाजपेयी जी, अगर ठीक तरह से आंकड़े आ गए, ठीक तरह से सीटें आ गई और निर्णायक तरीके से एक बहुमत वाली सरकार फिर से बन जाती है, तो जो घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है कि इलेक्शन के पश्चात एक और गहराई वाला बजट हमें देखने मिलेगा, जो काफी प्रोग्रेसिव होगा, ग्रोथ ओरिएंटेड होगा, डेवलपमेंट को लेकर के होगा, तो उसके चलते मेरे ख्याल से थोड़ी दशा और दिशा बेहतर हो सकती है। मैं, आप भले हमारे कनपट्टी पर बंदूक रखेंगे, लेकिन मैं कोई सीट के बारे में आंकड़ा नहीं बताना चाहूंगा, क्योंकि वो मेरी विशेषता नहीं है। ओके नहीं नहीं, मैं तो ये मेरी दिलचस्पी सिर्फ ये है कि हमारे मार्केट के दोस्त क्या डिस्कस करते हैं। सुदीप सर, आप लोग जब क्लब जाते हैं शाम को तो बातचीत जरूर होती होगी कि अरे क्या होने वाला है इलेक्शन में, क्या किस तरह की बातें होती है? खाली मुझे बातें सुनना है, मुझे रिजल्ट नहीं पूछना कि क्या होना, क्या 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 डिस्कस क्या होता है आप लोगों के यहाँ? नीरज जी देखिए, जैसे गौरव जी बोल रहे थे, 370 400 बहुत सारे नंबर सुनने को आते हैं। पर मार्केट के लिहाज से मैं आपको ये कह सकता हूं कि मार्केट ने ये सरकार का रिटर्न ये तो डिस्काउंट कर लिया कि यही सरकार वापस आएगी, यही गवर्नमेंट वापस आएगी। थोड़ा बहुत मिनिस्ट्रियल लेवल पे रीशफल हो सकता है, पर मोदी जी आएंगे और नया सरकार बनाएंगे, ये तो मार्केट ने पूरी अच्छी तरह से डिस्काउंट कर ली। अब सिर्फ डिस्कशन नंबर्स के हैं कि कितने सीट्स आएंगे, क्या होगा, कहां से क्या होगा, बस इतना ही बात है। ओके, दो चीजें समझ में आई। सनी भाई, पहला सवाल मार्केट पे आप लोगों को क्या सोचे, क्या रिसर्च कर रहे हैं, और दूसरा वाला सवाल तो जो है ही है ऑप्शन। या गुड इवनिंग नीरज जी, और शो में आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। अगेन मैं भी बुलिश वाले कैंप में ही हूँ मार्केट के एंगल से। हालांकि आई मीन ऑलरेडी पॉजिटिव जो फैक्टर थे ऑलरेडी उसके ऊपर डिस्कशन हो चुका है। एक फ्यू फैक्टर और एक एंगल जो मुझे काफी स्ट्रांग लगता है इंडियन इकोनॉमी के लिहाज से, वो है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन है वो काफी स्ट्रांग है। तो हमें सबको पता है कि जब जो इंटरिम बजट आया था उसमें जो गवर्नमेंट का जो एक एस्टिमेट था नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ का 12% का, वो कहीं ना कहीं काफी स्ट्रांग नंबर है। अगर जीडीपी नॉमिनल जीडीपी 12% से ग्रो होती है तो मेरा ये मानना है कि जो इंडियन कॉर्पोरेट्स है जिसके आधार पर मार्केट टिका हुआ है, वहां कम से कम 15% की अर्निंग ग्रोथ हमें आते हुए दिखेगी, और ये कहीं ना कहीं कंफर्ट फैक्टर देता है। ठीक है, वैल्यूएशन थोड़े महंगे हैं ऑन अ रिलेटिव बेसिस। इमर्जिंग मार्केट 12-13 के पी पे चल रहा है, चाइना 8 के पी पे चल रहा है, निफ्टी 19 से 20 के पी पे चल रहा है। बट जो वैल्यूएशन है इंडियन इक्विटी मार्केट के महंगे थे पहले भी और महंगे रहेंगे, और उसके पीछे कारण यही है कि कहीं ना कहीं जो कॉर्पोरेट्स है उनकी अर्निंग ग्रोथ की जो विजिबिलिटी है काफी स्ट्रांग है। एट द सेम टाइम जो मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो भी काफी स्टेबल है अगर मैं इंडियन इकोनॉमी की बात करता हूँ तो अगेन मेरा व्यू पॉजिटिव ही रहेगा। हालांकि जो पिछले 12 से 14 महीने में जो रिटर्न जो स्पीड से बने थे, मे बी थोड़ी सी वहाँ एक्सपेक्टेशन हमें टेम्पर डाउन करना होगा। और थोड़ा स्टॉक पिकर्स मार्केट है, अब ऐसा नहीं होगा कि आपने कोई सेक्टर पकड़ लिया तो सभी स्टॉक वो सेक्टर के चलने लगे। थोड़ा सा डीप डाइव करके अच्छी कंपनी ढूंढनी होगी जिनमें कहीं ना कहीं 20 से 25% की अर्निंग ग्रोथ हम अगले 1-2 साल में आते हुए देखेंगे। और इलेक्शन की क्या चर्चा करते हैं आप लोग? सनी जी, इलेक्शन अगेन आई थिंक मुझे लगता है कि ये तो मार्केट ने डिस्काउंट कर ही लिया है कि एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है ये कंटिन्यू करेगी, और उसी के चलते जो पॉलिसी जो चलते आ रही है पिछले 10 साल से प्रो ग्रोथ जो पॉलिसी है उसमें कहीं ना कहीं एक कंटिन्यूएशन रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लेट्स सी, आई एम मतलब कोई निगेटिव सरप्राइज का कोई स्कोप है नहीं।
और रही सीट की बात, तो इसके ऊपर अगेन मेरा कोई अनुमान नहीं है कि कितने सीट से एग्जिस्टिंग जो पार्टी है वो जीत करके आएगी। बट ये बात पक्की है कि जुलाई का जो बजट रहेगा, आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी दैट बजट। और एट द सेम टाइम जो एग्जिस्टिंग रूलिंग पार्टी है उनका जो मैनिफेस्टो है, जहाँ पहले 100 डेज में वो क्या करेंगे, वो एक मैं कहीं ना कहीं उसके ऊपर मैं एक काफी ईगरली मैं वेट कर रहा हूँ उसके ऊपर क्या कहना है पार्टी का। बिल्कुल, ये इस साल का मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट होगा जो बजट आएगा, क्योंकि इसमें 5 साल के गाइडेंस मिलेंगे आपको, और मोदी जी कह भी रहे हैं कि आते ही धमाल मचाएंगे। तो अच्छा, हम ये बातें वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि बस शपथ के अगले दिन से काम चालू। अब की बार 400 पार। कमेंट तो मैं भी नहीं करना चाहूँगा। सारे लोग सीट में बच रहे हैं। मगर इस पे एक कॉल ये ज़रूर लिया जा सकता है कि हम शायद ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो लास्ट टाइम का जो 303 इन्होंने जो आंकड़ा बनाया था वो अपने आप में भी एक हिस्टोरिकल था। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की जो मैंडेट इन्होंने हासिल की थी, वो मुझे लग रहा है कि शायद वो नंबर से वो इस बार बेटर कर देंगे। एंड वो नंबर तो बताया, और वो नंबर मेरे हिसाब से डेफिनेटली एक नया रिकॉर्ड बनेगा इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर में। एंड एनडीए अलायंस की अगर हम नंबर की बात करें साथ में बीजेपी के साथ एनडीए अलायंस, तो वो नंबर शायद जो मोदी जी जिससे बात कर रहे हैं हो सकता है, क्या पता। से नो, आज के मार्केट जो ऑल टाइम हाई टच कर रही है वो भी किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा हो सकता है। तो मुझे लगता है इंडिया के लिए कुछ भी हो सकता है। ओके, दैट्स गुड। चलो, कुछ तो नंबर आइडिया लगे। मार्केट तो नीरज कोई जी, प्रॉब्लम नहीं? अपने जैसे डिस्कस भी हो रहा था, मुझे लग रहा है मार्केट में एक सबसे बड़ी कमाल की चीज़ देखने को मिली कि जो रिबाउंड आया, एक 10% का करेक्शन मिड एंड स्मॉल कैप में हमने देखा था इंडेक्स लेवल पे। बहुत सारे स्टॉक गिरे और ऐसा लगा कि अब ये कंसोलिडेट करेंगे, इलेक्शंस होंगे, उसके बाद एक नया रवैया बनेगा। ये भी हम कुछ शोज में डिस्कस कर रहे थे। मगर मार्केट मूड में नहीं है करेक्शन के, बल्कि जिस स्पीड से ये रिबाउंड आया है, एवरीबडी इज टेकन फॉर अ सरप्राइज। एंड मुझे लग रहा है ये मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। एक पॉइंट अब डेफिनेटली ये होगा कि मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड इस तरह से रहेगा कि जब तक वो नंबर कंफर्म ना हो जाए कि क्या सीट्स रहेंगी, तब तक कोई एक बहुत बड़ा जंप हम मार्केट में देखेंगे नहीं। मगर इसका मतलब ये भी नहीं कि कोई करेक्शन आएगा, जो कि एक एक्सपेक्टेशन तो थी शायद कि ऐसा हो सकता है। मगर डेफिनेटली मार्केट इज नॉट इन अ मूड। एफआई की सेलिंग हो रही है, मगर डीआई उसको कंटिन्यूसली बाइंग करते हुए एब्जॉर्ब कर रहा है। सो देयरफॉर दैट इज वेरी बिग स्ट्रेंथ कि हमारे पास ऐसी कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है। दूसरी बात है, ग्लोबली ऐसा कोई इवेंट नहीं है जिसको लेके कहीं से भी एक यू टर्न लिया जाए। सो मुझे लग रहा है मार्केट भी एक इंटरेस्टिंग चाल चल रहा है। एंड सेक्टर रोटेशन, मुझे लग रहा है ये एक चीज़ हो रही है, जैसे कि 10% का करेक्शन आया तो सारे स्टॉक जो गिरे वो सारे के सारे नहीं बढ़े। तो इसका मतलब ये है कि कुछ और वेट्स कहीं और मूव हो गए, एंड दैट इज व्हाट द नेचर ऑफ द मार्केट इज, एंड वही हो रहा है। मुझे लग रहा है मार्केट अभी भी एक अच्छे मोमेंटम बना के आगे ही बढ़ेगा। ओके, इंटरेस्टिंग। देखिए, सारे मेहमान हमारे मार्केट पे बुलिश हैं और उनको लगता है कि इंटरनली बहुत स्ट्रेंथ है, इसलिए यहाँ से आगे जाएगा। और जो पॉलिटिकल सवाल मैंने पूछा था, तो एक बहुत दिलचस्प बात आप लोगों को बताता हूँ। ऑब्जर्वेशन के लिए मैंने ये पूछा था, और मैं एक पॉलिटिकल शो भी करता हूँ, उसमें भी रोज़ मंडे टू थर्सडे यही डिस्कस होता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि नंबर पे डिबेट हो रही, 370 आएंगे, 340 आएंगे, 400 आएंगे, 400 पार होगा नहीं। सरकार 272 पे बनती है, उसके ऊपर आप कितने भी नंबर ले आओ वो बहुत मैटर नहीं करते। मार्केट को सिर्फ 272 का मैजिक फिगर चाहिए, और ये गणित बहुत अच्छे से लोगों को समझ लेनी चाहिए। तो इंटरेस्टिंग बात यह है, अब मुझे नहीं पता, हम लोग प्रेडिक्शन नहीं कर रहे कि कितना होगा, लेकिन डिबेट हो रही है कि कितने आएंगे, 300 आएंगे, 350 आएंगे, 325 आएंगे, लेकिन 272 इज द मैजिक फिगर। नंबर 1। नंबर 2, आप लोगों ने मार्केट की बहुत सारे इवेंट को डिस्काउंटिंग दी है कि इलेक्शन भी डिस्काउंटेड है। फेड की जिस दिन उन्होंने कहा था कि हाँ रेट कट के लिए मूड बना रहे हैं, उस दिन मार्केट ने जश्न मनाया था, लेकिन अब वो बार बार कह रहे हैं हो सकता है इस साल ना भी कटो, मार्केट को कोई दुख नहीं। तो बहुत सारे इवेंट डिस्काउंटेड हैं। तो इस माहौल में चूंकि पोर्टफोलियो बना ही लेना चाहिए अगर इतनी बुलिशनेस है, तो शुरुआत करते हैं स्टॉक्स की। तो सुदीप सर, पहला स्टॉक आपका कौन सा होगा? देखिए नीरज जी, एक क्षेत्र जिसपे बहुत कामकाज हो रहा है, दबा के कामकाज हो रहा है, वो है पावर सेक्टर। और पावर सेक्टर में एक देखिए, कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, और इंडस्ट्री बहुत अच्छा कामकाज कर रहा है। तो पावर का ऐसा डिमांड शायद पहले हम लोगों ने कभी नहीं देखा। और ये पावर सेक्टर के जो सप्लायर्स है, पावर सेक्टर रिलेटेड जो कंपनीज है, मैं पावर कंपनीज की बात नहीं कर रहा हूं, पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, T&D सेगमेंट में
जो कंपनीज काम करते हैं, और उसमें ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स एक दिग्गज कंपनी है जो कि एचवी ट्रांसफॉर्मर्स बनाते हैं, और करीबन इनका जो ट्रांसफॉर्मर का 70% एचवी ट्रांसफॉर्मर बनता है। और इसमें खास बात यह है कि ये सिर्फ इंडिया में नहीं, अगर आप देखेंगे ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन हो रहा है ग्लोबली, और इसके कारण यूएस में, यूरोप में, मिडिल ईस्ट में हर जगह पे एचवी ट्रांसमीटर का डिमांड आ रहा है, और ये तगड़ा डिमांड कंपनी एंजॉय कर रहा है। तो इस माहौल में, और इस कंपनी का खासियत यह है कि इन्होंने बहुत सोच समझ के जितना एक्सपेंशन करना था किया है। बैलेंस शीट साफ सुथरा क्लीन बैलेंस शीट है, परफॉर्मेंस अच्छा है, मैनेजमेंट टीम एस्टैब्लिश्ड है। तो ये सारे चीज नजर में रखते हुए यहाँ पे हम निवेशक को खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। 1 साल का समय दे, 600 रुपया का टारगेट रखे और यहाँ पे खरीदारी करें। ओके, ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर्स 465 के आसपास इसमें ट्रेड कर रही है, और इसमें 600 या उससे ऊपर के लक्ष्य आ सकते हैं। और पावर सेक्टर में एक्चुअली बहुत कैपेक्स हो रहा है। तमाम कंपनी, चाहे वो रिन्यूएबल की हो या थर्मल की हो या जिस भी तरीके की बिजली बना रही है, डिमांड बहुत ज़बरदस्त है। इवन एनटीपीसी अपनी कैपेसिटी 2032 तक 132 गीगावाट करने वाली, यहाँ से ऑलमोस्ट डबल। तो ऐसी कंपनियों की वाकई बहुत ज़रूरत और डिमांड रहेगी। गौरांग सर, आपका स्टॉक पहला। तो वाजपेयी जी, पहला क्षेत्र जो ध्यान में आ रहा है और स्टॉक जो ध्यान में आ रहा है वो वित्तीय क्षेत्र से है, और हमारे देश की सबसे बड़ी और सक्षम सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कुछ पहलुओं पर ध्यान देता हूँ। एक तो निरंतर काफी समय से ग्रॉस और नेट एनपीए नीचे आ रहे हैं, जिसके कारण प्रोविजनिंग नीचे आ रही। और अभी अभी जो आंकड़े देखे हमने एडवांसेस और डिपॉजिट्स को लेकर के, उसकी मैं बात नहीं करूंगा। मैं बात कर रहा हूँ पिछले 2 या 3 साल की। हम तब से लेकर के आज की तारीख तक और आने वाले लंबे भविष्य तक वित्तीय क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान देंगे। बैंकिंग हो गई, निजी क्षेत्र की सरकारी बैंक हो गई, या फिर मजबूत एनबीएफसी हो गई। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमें लग रहा है कि काफी समय तक वो एक दायरे में रहा और फिर बाहर निकल के उभरा है ये। और सरकारी कंपनियों में भी ऐसे भी निवेशकों की रुचि कुछ ज्यादा है अब। और अनुमान हमारा ये कहता है कि अगर थोड़ा बहुत सुधार भी अगर होता है, हालांकि सुधार की जो अनुमान हमारा है वो काफी ज्यादा है तिमाही दर तिमाही, तो एक बहुत बड़ा री रेटिंग हो सकता है। और ऋण की मांग जो है वो निरंतर बढ़ रही है। और चुनाव के बाद, बजट के बाद हमें लग रहा है कि ऋण की मांग और बढ़ेगी। मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज के ऊपर जो नीतियों को लेकर के सरकार बदलाव कर रहे हैं, उसके कारण मेरे ख्याल से क्रेडिट डिमांड बहुत सक्षम रूप से बढ़ने की संभावना है। 850 रुपए तक के काफी न्यूनतम लक्ष्य स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर हम लेके चल रहे हैं। ये बुनियादी तर्क के आधार पर राय है। ओके, एसबीआई जो देश का सबसे बड़ा बैंक है और सरकारी बैंक है, अच्छा, इन्हीं की एक रिपोर्ट भी पढ़ी मैंने 2-3 दिन पहले। एक एसबीआई की स्पेशल रिपोर्ट आई थी और सौम्यकांति के साथ मैं डिस्कस भी कर रहा था। उनका अनुमान है कि 14-15% की क्रेडिट ग्रोथ कंटिन्यू करेगी इस साल भी, और उन्होंने वो क्रेडिट पॉलिसी के संदर्भ में एक रिपोर्ट निकाली, तो मैं डिस्कस भी कर रहा था। तो एसबीआई को ध्यान में रखिए, बहुत बड़ी बैंक है और अभी भी वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत सस्ती है। फॉरवर्ड पी देखेंगे तो, फॉरवर्ड बुक वैल्यू में देखेंगे तो बहुत सस्ती दिखेगी, अभी भी बहुत निचले स्तर पर ये अवेलेबल है अगर कोई लेना चाहे तो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दूसरी स्टॉक आपके लिए जो ले सकते हैं। अग्रवाल जी, आपका पहला पिक। नीरज जी, मुझे तो लग रहा है कि जो बैंकिंग सेक्टर है वो लार्जली अभी भी एक स्ट्रेंथ रहेगी उसमें, क्योंकि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ये अभी भी एक ऐसी पेनिट्रेशन है जो इंडिया में कंटिन्यूसली ग्रोथ दिखती रहेगी। अभी आपने कमेंट किया आरबीआई गवर्नर की, तो डेफिनेटली डिमांड भी एक तरफ से है बिजनेस साइड में, एंड वो एक स्ट्रेंथ देगा इस बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर को। यहाँ पे मेरी पर्टिकुलर चॉइस जो है वो एनबीएफसी की तरफ ज़्यादा रुख है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वहाँ पे थोड़ी सी वैल्यूएशन अभी सप्रेस हो चुकी है बिकॉज ऑफ मेनी फैक्टर्स। कंटिन्यूसली रेगुलेटर ने कुछ नॉर्म्स जो है अपने थोड़े और स्ट्रिक्टर किए, जिसके वजह से एक बार के लिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है वो सेक्टर का हिला, क्योंकि कई सारे प्लेयर्स को अब नई रियलिटीज़ को एडजस्ट करना था। सेकेंड पार्ट है कि डेफिनेटली उनके लेवल पे भी थोड़ी ग्रोथ की इशू आ रही थी और बुक ऑफ क्वालिटी भी थोड़ी सी वहाँ पे प्लस माइनस होती हुई दिख रही थी, जो कि उसमें अगर हम देखें अब जो छटके आ गए हैं, तो मेरी जो पिक अब इस स्पेस पे है वो है आवास फाइनेंसियर्स। अगर हम आज भी देखें तो स्टॉक ने काफ़ी अच्छा एक स्ट्रेंथ दिखाया, एक रैली आज 10% की स्टॉक ने दी है। एंड इसका 2 फंडामेंटल रीज़न है। एक तो एक फैंटास्टिक रिजल्ट्स, 1000 करोड़ के आसपास की जो अगर आप नंबर देखें इसके आते हैं टॉप लाइन के, और उसके हिसाब से अगर इसकी मैनेजमेंट की गाइडलाइंस देखें तो जो बुक साइज़ ये ग्रोथ करने की बात कर रहे हैं वो
यहाँ पे हम क्रेडिट ग्रोथ की बात 15% की कर रहे हैं, यहाँ बुक की ग्रोथ 25% की बात हो रही है सालाना बाय सालाना। और इस कंपनी ने एक्चुअली अपने ट्रैक रिकॉर्ड में अगर हम देखें हर साल ऑलमोस्ट 20% पर इसकी ग्रोथ भी दिखाई है। सो ये एक तो डेमोन्स्ट्रेट है। दूसरी बात है कि अगर हम इसके एनपीए नंबर्स को देखें, जीएनपीए या नेट एनपीए, वो भी अंडर 1% या 1% के आसपास है। दैट मीन्स यू आर ऑलमोस्ट हैविंग अ वेरी गुड क्वालिटी बुक एंड यू आर स्टिल शोइंग अ ग्रेट स्ट्रेंथ इन योर ग्रोथ। और वैल्यूएशन अगर हम देखें, स्टॉक ने ज़्यादा कुछ खास किया नहीं है, बल्कि ऑन द कॉन्ट्ररी मार्केट जहां ऊपर जा रहा था ये एक्चुअली नीचे आ रहा था। इसमें आज एक बल्क डील भी हुई है जिसमें एक म्यूचुअल फंड ने 1% से ऊपर की जो उसकी हिस्सेदारी थी वो एग्जिट करके निकल चुकी है। तो सेलिंग ओवरहैंग वाली जो मैटर है वो भी अब मुझे लग रहा है रिजॉल्व होते हुए। सो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो कैचअप होना है वो होगा। एक 2.4 टाइम्स 2.6 टाइम्स के ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड प्राइस टू बुक पे ये ट्रेड कर रही है, जो कि मुझे लग रहा है एनबीएफसी में ये बहुत ज़्यादा ही डिस्काउंटेड रेट है एंड यहाँ पे अपसाइड हमारे लिए बिल्कुल ओपन बन सकता है। ओके, तीसरा स्टॉक है आवास फाइनेंशियल्स। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, अभी एक जेएलएल की एक रिपोर्ट आई और उसमें ये बताया गया कि ऑफिस स्पेस और रेजिडेंशियल मार्केट एक्सपोनेंशियली बढ़ा है फर्स्ट क्वार्टर में, यानी जनवरी से 31 मार्च के बीच में। मुंबई में मेरा अनुमान था कि यहाँ सबसे महंगे मकान बिक रहे होंगे। उन्होंने बताया कि नहीं, 45% मकान जो बिके वो 50 लाख से नीचे वाले हैं, यानी जिसको मुंबई की लैंग्वेज में अफोर्डेबल कह सकते हैं। तो उसमें फिर जितने अभी 3 जो नाम आप लोगों ने लिए हैं बैंकिंग फाइनेंस में, तो इसमें तो भैया बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगी। सनी जी, आपको क्या पसंद है? या तो मेरा पिक रहेगा ऑटो सेक्टर से। बेसिकली आज की मेरी पिक रहेगी महिंद्रा एंड महिंद्रा। अगेन कंपनी की अगर हम कारोबार की बात करते हैं तो कंपनी वन ऑफ द लीडिंग स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल एसयूवी जिसे कहते हैं, इसमें कहीं ना कहीं मार्केट लीडर है। और हमें सबको पता है कि पैसेंजर व्हीकल का जो एंटायर जो ग्रोथ है वो एसयूवी सेगमेंट से ड्राइव किया जा रहा है। 50% शेयर हो चुका है स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल का एंटायर पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में। और जो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट है उसको आउटग्रो कर रहा है एसयूवी एज अ सेगमेंट। तो हमारा ये मानना है कि FY25 में महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो वॉल्यूम ग्रोथ रहेगा तकरीबन 13 से 15% के आसपास रहेगा। और इसको बैकअप करने के लिए कहीं ना कहीं दिसंबर क्वार्टर में हमने देखा था कि एक रोबस्ट ऑर्डर बुक थी, करीब 2.25 लाख गाड़ियों की ऑर्डर बुक थी। और उसी के चलते हमने देखा कि जैन टू मार्च क्वार्टर जो भी खत्म हुआ है, इसमें हमने देखा है कि 27% की वॉल्यूम ग्रोथ आई है। तकरीबन 1,26,000 गाड़ियां बिकी है महिंद्रा एंड महिंद्रा की। और एट द सेम टाइम ट्रैक्टर सेगमेंट जो कि एक प्रेशर में रहा है पिछले 1 साल से, मुझे लगता है कि जब एक नॉर्मल मानसून का अनुमान है FY25 में, उसके चलते कहीं ना कहीं जो ट्रैक्टर इंडस्ट्री है इसमें एक डिमांड रिवाइवल हम देख सकते हैं। और डिस्पाइट ऑफ वीकर मार्केट सेंटिमेंट इन ट्रैक्टर सेगमेंट, हमने देखा है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा है, इन्होंने कहीं ना कहीं अपना एक मार्केट शेयर गेन किया है। तकरीबन 42% का मार्केट शेयर है महिंद्रा एंड महिंद्रा का। और इसके अलावा जो एक तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो कैपिटल एलोकेशन स्ट्रेटेजी है महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप की, कोविड के बाद इन्होंने जो स्ट्रेटेजी चेंज की थी और जो नॉन कोर बिजनेसेस है उसमें कहीं ना कहीं एक डाइवेस्टमेंट किया था और पूरा फोकस जो प्रॉफिटेबिलिटी के पे किया था। इसके चलते मेरा ये मानना है कि जो कंपनी का जो स्टैंड अलोन बिजनेस है ऑटो बिजनेस, इसमें कंपनी FY25 में तकरीबन 10,000 करोड़ का 10 से 11,000 करोड़ का बॉटम लाइन दर्ज करेगी। करंट मार्केट प्राइस पे कंपनी का जो मार्केट कैप है 2.5 लाख करोड़ का है। और इसके अलावा जो कंपनी की जो महिंद्रा ग्रुप की जो लिस्टेड एंटिटीज है जैसे टेक महिंद्रा, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, महिंद्रा हॉलीडे, महिंद्रा लाइफ स्पेस, इनकी अगर मैं पर शेयर वैल्यू निकालता हूँ तो वो 350 रुपए के आसपास की पर शेयर वैल्यू इसमें आती है। तो ना एसओटीपी बेसिस मुझे लगता है कि जो फेयर वैल्यू है महिंद्रा का 2300-2400 रुपए के आसपास है। और ये FY25 में मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट आउट परफॉर्मिंग ऑटो ओईएम स्टॉक रहेगा। ओके, महिंद्रा महिंद्रा, अगर ये शो मैंने 11 मार्च 2022 को किया होता, आज से ठीक 2 साल पहले, तो ये स्टॉक 734 रुपये का था। देखिए क्या मतलब, इसीलिए टाइम पे ऐसे शोज करते रहना चाहिए। अभी मैंने इसका चार्ट देखा, मुझे ध्यान है एक्चुअली बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक रैली दिखाई है। और इनकी जो एसयूवीज़ है ना, वो तो सड़क की किंग है ना, राजा। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा पे ध्यान रखिएगा। और एसओटीपी वैल्यू आ रही 2300-2350 के आसपास, यानी यहाँ से भी अच्छे रिटर्न आपके FY25 यानी इसी साल बनने की पूरी संभावना है। तो ये 4 स्टॉक्स आपको मिले, ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर्स, आवास फाइनेंशियल्स, SBI और महिंद्रा एंड महिंद्रा। सुदीप सर, दूसरा स्टॉक आपका? ये मेरा दूसरा जो पसंद का स्टॉक है वो भी एक बहुत ही ट्रेंडिंग सेक्टर का है
बट एस्टैब्लिश बिजनेस हाउस का टाटा टेक्नोलॉजीज का जिक्र मैं करना चाहूंगा। दिग्गज ग्रुप का पार्ट है और बहुत ही एक इमर्जिंग सेगमेंट में कामकाज कर रहा है। सबसे बड़ा दिक्कत इस कंपनी से में था कि ये ज्यादातर ग्रुप का काम करता था, टाटा मोटर्स के लिए काम करता था, ER&D में सेक्टर में काम करते हैं। बट पिछले हफ्ते उन्होंने BMW के साथ एग्रीमेंट साइन किया जिसके जरिए वो BMW के लिए काम करना चालू करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि BMW के साथ जो बिजनेस चालू करेंगे वो बहुत बड़ा हिस्सा हो जाएगा, पर एक बहुत अच्छा ट्रेंड है। और BMW ने ग्लोबल हंट किया था पार्टनर बनाने के लिए और उस ग्लोबल हंट के जरिए टाटा टेक्नोलॉजीज पार्टनर सिलेक्ट हुआ है। ये बहुत ही पॉजिटिव एक डेवलपमेंट है टाटा टेक्नोलॉजीज के लिए। और मैं ये मानता हूं कि आने वाले दिनों में और भी जो ग्लोबल ऑटो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है उनके साथ काम करने का एक दरवाजा इनके लिए खुल गया है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक जैसे ईवी मर्ज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी कार के अंदर सिंगल कार में टेक्नोलॉजी कंपोनेंट कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, तो टाटा टेक्नोलॉजीज के लिए बिजनेस एक्सपेंशन और इंक्रीमेंटल बिजनेस मिलना बहुत आसान हो जाएगा। ओवरऑल हम लोग यहाँ पे 1400 रुपया का टारगेट रख के 1 साल के लिए निवेशक को खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। टाटा टेक्नोलॉजी एक ऐसा कंपनी है जहां पे मैं तो जरूर बताऊंगा कि निवेशक इसमें निवेश करें और अपने पोर्टफोलियो में इसको शामिल करें। ओके ये बात एक्चुअली मुझे भी नहीं पता थी। मैंने BMW की खबर देखी थी, लेकिन ग्लोबल हंट में इनको सेलेक्ट किया गया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सुदीप सर, एक चीज़ थोड़ा और समझाइए मैं दर्शकों को कि टाटा टेक्नोलॉजीज और टाटा एलेक्सी में फ़र्क क्या है? टाटा एलेक्सी बहुत सारे काम करती है, ये खाली ऑटो पे फोकस है। जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और इसमें देखिए आज के दिन में क्या हो रहा है, आज के दिन में ऑटो, पहले हम लोग गाड़ी खरीदते थे एम्बेसडर, फियाट या मारुति, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट या ये जो डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक ये या कंप्यूटर्स ये बहुत कम इस्तेमाल किया जाता था। ज्यादातर मैनुअल और एक इंजन होता था, उसी के जरिए गाड़ी चलता था। अब क्या हो रहा है, ग्रेजुअली पर कार जो इलेक्ट्रॉनिक्स और जो 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 कंप्यूटर रिलेटेड टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपोनेंट वो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। और ईवी जो कि इमर्जिंग सेगमेंट है ग्लोबली और इंडिया में भी, हाइब्रिड कार्स, ईवी, इन सब में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल आ गया है। और जिसके जरिए क्या हो रहा है, जो मेन ऑटो कंपनीज है वो ये आउटसोर्स कर रहे हैं फॉर लीडिंग टेक्नोलॉजी कंपनीज को जो कि इस क्षेत्र में काम करते हैं। तो परसिस्टेंट सिस्टम में आपने देखा होगा, परसिस्टेंट भी इस क्षेत्र में काम कर रहा है। कुछ ग्लोबल कंपनीज के साथ वो भी टाई अप कर रहे हैं और कंटिन्यूअसली अच्छा प्रदर्शन हो रहा है। टाटा टेक में भी हम लोग मानते हैं सिमिलर स्टोरी रिपीट होगा। ऑलरेडी टाटा मोटर्स के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, डेमलर के साथ काम कर रहे हैं और जगुआर लैंड रोवर में काम कर रहे हैं और अब BMW के साथ भी काम करना चालू किया। तो एक बहुत अच्छा OEM बास्केट इनको मिल रहा है। आने वाले दिनों में उम्मीद ये है कि और भी एक्सपेंशन होगा और भी ग्लोबल जो मैन्युफैक्चरर्स टाटा टेक्नोलॉजीज का सर्विस इस्तेमाल करेंगे। इस ग्रुप की एक कंपनी और है जिसका मैं इंतजार कर रहा हूँ, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का। पता नहीं कब आएगी, जब आएगी तब देखा जाएगा, लेकिन आई एम वेटिंग फॉर दैट कंपनी ऑल्सो। गौरांग सर, सेकंड स्टॉक आपका। तो दूसरा क्षेत्र जो हमने पसंद किया है, जिसकी चर्चा अभी मेरे ख्याल से सनी अग्रवाल जी ने की, वो है ऑटो सेक्टर। यहाँ पर हमने चुना है 2 पहिया वाहन बनाने वाली कंपनी दक्षिण भारत स्थापित TVS मोटर्स। इस कंपनी ने कुछ ही समय पहले रॉनिन नाम की एक हाई एंड मोटरसाइकिल, मिड रेंज मोटरसाइकिल लॉन्च की थी और काफी उपभोक्ताओं ने दोनों हाथों से इनको सराहा है। आने वाले समय में कई सारे लॉन्चेस आते हुए दिखेंगे आपको TVS मोटर्स की तरफ से। फिर वो ऑटोमेटेड स्कूटर हो गई, एंट्री लेवल या फिर मिड साइज मोटरसाइकिल हो गई, या फिर हाई एंड मोटरसाइकिल हो गई। एक्सपोर्ट मार्केट दुरुस्त लग रहा है और लागत खर्च को लेकर के जो परिस्थिति है वो काफी सुधरी हुई है, जिसके कारण जो मुनाफे के मार्जिन है उसमें अच्छा खासा सुधार हुआ है। 2300 तक के लक्ष्य निर्धारित किए हैं बुनियादी तर्क के आधार पर। ओके सर, इसमें एक चीज़ और समझाइए। इनका जो एक इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर इन्होंने लॉन्च किया तो बहुत ज़बरदस्त सक्सेस उसको मिली है, क्या वो है ग्रोथ ड्राइवर इनके लिए? अगेन जो और आपको याद होगा वाजपेयी साहब के शुरुआत टू व्हीलर, इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर की हीरो मोटोकॉर्प से हुई थी।
लेकिन उन्होंने फिर उस प्रोडक्ट को या फिर उस टेक्नोलॉजी को आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन बाकी अन्य कंपनियों ने काफी पहल की है। और हमारा आकलन ये कहता है कि करीबन 3 या 4 नए इलेक्ट्रिक ईवी स्कूटर्स शायद आपको आने वाले समय में बाजार में आते हुए दिखेंगे। एनटॉर्क के जैसा या फिर उसके लेवल का एंट्री लेवल आपको 1 या 2 नए प्रोडक्ट्स आते हुए दिखेंगे। और एनटॉर्क मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा बिकने वाला ईवी पेट्रोल ड्रिवन स्कूटर है, तो उसका एक आपको वर्जन ईवी सेगमेंट में भी आता हुआ दिखेगा। ओके, तो टीवीएस मोटर्स ध्यान रखिएगा, आउट परफॉर्मेंस स्टॉक है, बहुत बढ़िया प्रदर्शन इसने दिखाया है, तो इसको आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। अभिषेक जी, दूसरा मार्केट के अंदर में सबसे अच्छी बात यही होती है नीरज जी कि जब कुछ एक ट्रेंड दिखता है तो लोग उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। मेरे जो फेलो मेंबर्स अभी जो डिस्कस कर रहे थे गेस्ट, उन्होंने ऑटो सेक्टर पकड़ा, तो मेरा जो अगला पिक है वो भी उसी स्वर को, उसी राग को आगे बढ़ाते हुए ओहो, बैंक और ऑटो का जलवा है, मतलब वही चल रहे हैं। हाँ बताइए। एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज, पहले थोड़े से फंडामेंटल डिस्कशन कर लेते हैं। लीडिंग कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है ये 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर के इंडिया के अंदर में। क्या क्या बनाते क्या है ये? तो इनका बेसिकली ये लोग जो है लार्जेस्ट एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग जो है वो इनका मेन फोटे है बनाने का, जो कि आप अगर पूरा व्हील अगर आप देखोगे जो बनती है पूरी मशीन, पूरा चेसिस जो बन गया वो सब जो है वो इनको बनाना होता है। और उसके अंदर के जो लो वैल्यू पार्ट्स होते हैं, क्योंकि नॉर्मली लोग ये सोचते हैं यार ऑटो एंसिलरी कंपनी है, लो मार्जिन बिजनेस है, उसमें क्या बनना है। तो ये इनकी खासियत ये है कि ये जो इनके जो लो वैल्यू आइटम्स होते हैं ना, ये आउटसोर्स कर देते हैं। बल्कि 65% ऑफ द जो इनका बिजनेस जो रॉ मटेरियल समझ लीजिए उसमें जाता है, वो इन्होंने आउटसोर्स कर रखा है। एंड दे ओनली फोकस ऑन देयर कोर स्ट्रेंथ, जहाँ पे और कोई कंपटीशन इनके पास डोमेस्टिकली नहीं अवेलेबल है। सो ये एक तरह से हम टेक्नोलॉजी कंपनी को ज़्यादा समझे रादर देन कि उसको एक प्योर ट्रेडिशनल ऑटो एंसिलरी कंपनी को लें। दूसरी बात है कि ईवी के अंदर में जो भी हमने देखा है, जो भी मोमेंटम ग्रो है, उसके अंदर में ये अगेन एक प्लेयर है जिसको हम प्ले कर सकते हैं। देखिए ईवी एडॉप्शन तो अक्रॉस हो रहा है, बट सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ है? 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर में। सबसे ज़्यादा कॉस्ट सेंसिटिव मार्केट कहाँ है? 2 व्हीलर 3 व्हीलर में। तो वहाँ पे हर कोई ईवी चाहता है, वहाँ पे ये कोई ऑप्शन नहीं ढूंढ रहा है कि चलिए मैं इसे कुछ और सब्सिडाइज कर दूँ या कोई दूसरे तरीके से इसको रिप्लेस कर दूँ, क्योंकि उनके ट्रैवलिंग लोकल में होती है। कार के केस में आप थोड़ा बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस या बहुत तरह की मल्टीपल चीज़ें आप देख रहे होते हो। जब आप 2 व्हीलर 3 व्हीलर देख रहे होते हो तो लार्जली वहाँ पे यूज़र भी कम होते हैं। सो वहाँ पे तो हर इंसान चाहता है कि उसे जो है कॉस्ट इफेक्टिव जो है ईवी मिले। तो उसका एक मुझे नेचुरल बेनिफिट इसमें दिखता है इस कंपनी में, जो ले सकती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात थर्ड, ये तो चलिए फंडामेंटल बात है, ये तो हर कंपनी में कहीं ना कहीं बात है। इसकी सबसे इंटरेस्टिंग खासियत क्या है? इसका कैप टेबल, FI, DI और DI, FI और प्रोमोटर, आप इनको सब मिला दें तो 98% जो है ये इनके पास है। मात्र लेस देन 2% फ्री फ्लोट। 98% इज ऑलरेडी ऑफ द मार्केट। सिर्फ 2% बल्कि प्रिसाइजली 1.8% जो है यही फ्री फ्लोट है। 26,000 करोड़ की कंपनी है, पूरे के पूरे मार्केट में ही 500 करोड़ का माल पड़ा हुआ है बस। तो ये अभी तक ये स्टॉक बहुत अंडर परफॉर्म कर रहा है मेरे हिसाब से इन टर्म्स ऑफ इस कैपेसिटी। और इसको अगर रन करना होगा तो ये जिस स्पीड से आगे भाग सकता है वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर में फ्री फ्लोट की कमी है। एंड मेरे हिसाब से डेफिनेटली एक रिटेल या HNI निवेशक टिपिकली जब देखते हैं कि 1500-2000 का शेयर है तो थोड़ा सी जो है वो कोशिश करते हैं कि सिंगल या डबल डिजिट को देखें। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और ये आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी दे सकता है, ये मेरा मानना है। नहीं, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी। देखिए फंडामेंटली साउंड है, बड़े बिजनेस की ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अलग अलग चीज़ें आपने समझाई। अब मैं बताता हूँ एग्जैक्टली कितना है। 75% प्रोमोटर के पास है, 7.82% FII के पास है, 15.4% DI के पास है और 1.77 ओनली, लेस देन 2%। ओह माय गॉड, इंटरेस्टिंग कंपनी। ऐसे इस तरह की कंपनी भी है मार्केट में, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तो एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी, एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि कोई छोटी कंपनी नहीं है, 10,000 करोड़ की रेवेन्यू है। तो कंपनी आप सिर्फ इस तरह से ना देखें, एक 10,000 करोड़ की कंपनी जिसका रेवेन्यू 10,000 करोड़ है, वैसी कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट में इतना कम हो, ये तो ये भी दर्शाता है कि जितने भी हो सकते थे पार्टिसिपेंट्स अपने ही पूरी तरह से इसे ले लिया है। तो अब जो है वो इतना कम है कि उसी पे ही आप अपना एक लॉन्ग टर्म बेट ले सकते हैं। एक्चुअली मतलब 10,000 करोड़ का रेवेन्यू है, 600 करोड़ का पैट है और 26-27 हज़ार करोड़ की कंपनी है। ये इतनी छोटी भी नहीं है।
तो इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग प्ले है एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी। सनी भाई, आपका दूसरा स्टॉक। या तो मेरा पिक रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से, बेसिकली पोर्ट सेक्टर से। तो मेरा पिक है जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट कमर्शियल पोर्ट ऑपरेटर है। करंट मार्केट प्राइस 250 का है, और करंट मार्केट प्राइस पे कंपनी का जो मार्केट कैप है तकरीबन 52,000 करोड़ के आसपास है, 52,000 करोड़। और मेरा प्राइस टारगेट रहेगा 300 का विद इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 12 मंथ। अगर हम कंपनी के ग्रोथ ट्रिगर या कारोबार की बात करते हैं तो सेकंड लार्जेस्ट कमर्शियल पोर्ट ऑपरेटर है। दोनों ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट एज वेल एज सदर्न कोस्ट पर इनके पोर्ट्स ऑलरेडी लगे हुए हैं। और जो ग्रोथ ट्रिगर है बेसिकली कैपेसिटी एक्सपेंशन का ग्रोथ ट्रिगर है। रिसेंटली हमने देखा था कि कंपनी ने एक पीएनपी पोर्ट नाम की एक कंपनी को खरीदा था धर्मतर पोर्ट पर, और इसकी जो कैपेसिटी है 5 MTPA की है, मिलियन टन पर एनम, जो कि स्केलेबल है 19 MTPA तक। एट द सेम टाइम कंपनी ने रिसेंटली 4.5 लाख क्यूबिक मीटर की एक लिक्विड स्टोरेज फैसिलिटी यूएई में खरीदी थी। उसका एक सीधा सीधा एडवांटेज हम आते हुए देखेंगे FY25 में। एट द सेम टाइम कंपनी एक नया ग्रीनफील्ड पोर्ट, ऑल वेदर ग्रीनफील्ड पोर्ट लगा रही है कर्नाटका में विद इनिशियल कैपेसिटी ऑफ 30 MTPA। इसका भी बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म में कंपनी के लिए आते हुए दिखेगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कैपेसिटी एक्सपेंशन की स्टोरी है, और इंडिया का जिस तरह से इंटरनेशनल लिंकेजेस बढ़ रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कहीं ना कहीं जो वॉल्यूम ग्रोथ हो रही है, उसका एक सीधा बेनिफिट हम जेएसडब्ल्यू ग्रुप में इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हुए देखेंगे। और एट द सेम टाइम करंटली 60% ऑफ द वॉल्यूम जो है पोर्ट का वो जेएसडब्ल्यू ग्रुप से ही आ रहा है। जैसे जेएसडब्ल्यू स्टील हो गया, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, जेएसडब्ल्यू सीमेंट एंड जेएसडब्ल्यू पेंट। और मुझे लगता है कि ग्रेजुअली ये जो कंट्रीब्यूशन है कैप्टिव वॉल्यूम का वो कम होते हुए नजर आएगा। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो FY23 में कंपनी ने 3,200 करोड़ का टॉप लाइन दर्ज किया था, 50% इबिटा मार्जिन था, 750 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया था। FY24 में मुझे लगता है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है 750 करोड़ से बढ़ करके हो जाएगा तकरीबन 1150 करोड़। और FY25 में जो कि आने वाले साल में इसका जो प्रॉफिट है हमें लगता है कि 1,500 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी दर्ज करेगी। तो तकरीबन 30 to 40% का जंप हम प्रॉफिट में आते हुए देखेंगे। अगर हम रिटर्न रेशियोज की बात करते हैं तो काफी अट्रैक्टिव रिटर्न रेशियोज है, 17-18% के आसपास के रिटर्न रेशियोज कंपनी डिलीवर करती है। तकरीबन 35 टाइम प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे मिल रहा है 1 ईयर फॉरवर्ड। लॉन्ग टर्म ब्याज से पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लिस्टिंग के समय हम लोगों ने इनके मैनेजमेंट से बहुत डिटेल में बात की थी, तो वो शो भी हमारे सोशल मीडिया पर पड़ा होगा, आप सुन सकते हैं उसको। बहुत अच्छा प्ले है और बहुत लिमिटेड अभी स्कोप है इस तरह की कंपनीज़ में। तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर या पोर्ट रनिंग कंपनी है, इस पर आप ध्यान दे सकते हैं। ये भी एक अच्छा प्ले है पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए। तो अब तक हम लोगों ने 4 और 4 8 स्टॉक पे चर्चा की है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पे, वापस आएंगे तो अभी एक स्टॉक्स और बाकी हैं, तुरंत वापस आते हैं। एक बार फिर से स्वागत है आपका मार्केट अड्डा वीकेंड स्पेशल में। आज हम बात कर रहे हैं FY25 यानी करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए आपके पोर्टफोलियो में क्या शामिल करना चाहिए। सीधे स्टॉक की बात, नो ज्ञान, केवल स्टॉक की बात करेंगे। तो अब तक हमने 8 स्टॉक पे बात की है, एक बार रिपीट कर देते हैं आपके सामने। सुदीप सर ने 2 स्टॉक अब तक सुझाए हैं, टाटा टेक्नोलॉजीज और ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर्स। अभिषेक जी की 2 हैं, आवास फाइनेंशियर्स और एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज। गौरांग सर की है SBI और TVS मोटर्स। सनी अग्रवाल की महिंद्रा एंड महिंद्रा और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। तो अभी तक जो है ऑटो और बैंक का पलड़ा भारी चल रहा है ना, थोड़ा ज़्यादा है। सुदीप सर, तीसरा स्टॉक आपका। जी, मैंने तीसरा स्टॉक जो चुना है वो मार्केट का एक बहुत ही पसंदीदा शेयर हमेशा से रहा है, और उसमें तो मैं 1 घंटा मैं बात कर सकता हूँ उस स्टॉक पे। और मैं यहाँ पे 2-4 पॉइंट ही मेंशन करूंगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज की मैं जिक्र करूंगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज का मैं जिक्र कर रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। जी जी जी। आप भी तो सारा आधा दिन बात कर सकते हैं इस पे। और इसमें 2-3 खास बात मैं बताना चाहूंगा जो इस माहौल में समझना बहुत जरूरी है। पहली बात है, देखिए क्रूड को लेके बहुत हल्ला हो रहा है, और इंडिया में कहां से कब कौन सा क्रूड आएगा ये किसी को मालूम नहीं है।
कभी रशिया से आ रहा है, कभी गल्फ से ज्यादा आ रहा है, और इन सारे क्रूड्स के क्वालिटीज डिफरेंट होते हैं। पर रिलायंस का जो रिफाइनरी है उसका खासियत यह है कि हर तरह के क्रूड रिफाइन करने की क्षमता रखता है, और ये एक बहुत बड़ी बात है जो इनको मार्जिन इंप्रूव करने में हमेशा से सहायता करते आ रहा है। और हम लोग ये मानते हैं कि आने वाले दिनों में भी ये जो इनके रिफाइनरी का ये जो स्ट्रेट है, ये जो चरित्र है, इसके जरिए इनका GRM और बाकी सारा जो वेस्टेज कम होना, बाकी सारे जो एफिशिएंसीज है वो कैप्चर होगा इसके जरिए। ये पहला पॉइंट हमारा रिफाइनरी ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए है। दूसरा पॉइंट मैं जो कहना चाहूंगा यहाँ पे, इनके जो इमर्जिंग बिजनेसेस है, इनको आप 3 सेगमेंट में पहले देखते थे, अभी इसको 4 सेगमेंट में देखना चाहिए। मैं कह रहा हूँ क्यों कह रहा हूँ। पहला सेगमेंट हम लोग हमेशा बात करते थे जो कि टेलीकॉम, और वहां पे जियो एक लीडिंग प्लेयर बन गया है। और सिर्फ एक ही छोड़ा इशू जो इस इंडस्ट्री में बात होता है कि आरपू नहीं बढ़ रहा है। अब देखिए भारती एयरटेल की अगर बात करें और सुनील मित्तल जी की कमेंट्स देखें तो वो तो बार बार बोल रहे हैं कि आरपू 200 रुपया पर महीना होना चाहिए, और वो होगा भी, ये इनका दावा है। तो अगर यही आरपू जियो में भी आ जाता है तो इनका बैलेंस शीट और प्रॉफिटेबिलिटी का कैरेक्टर कंप्लीटली चेंज हो जाता है। ये रहा टेलीकॉम बिजनेस। तीसरा बिजनेस जो अलग बात हम करना चाहिए जो कि रिटेल बिजनेस। अब रिटेल में ये सबसे बड़ा प्लेयर है आज के दिन में। हम एवेन्यू सुपरमार्ट को एक बहुत अच्छा वैल्यूएशन देते हैं, हम ट्रेंड को एक बहुत ही अच्छा वैल्यूएशन दे रहे हैं, और रिलायंस रिटेल की अगर बात करें यहाँ पे तो ये सारे कंपनीज जो हम बात कर रहे हैं उससे कई गुना बड़ा, कई ज्यादा प्रोडक्ट, कई ज्यादा वेरिएंट वाला एक ऑर्गेनाइजेशन SBU रिलायंस के अंदर बैठा हुआ है जो रिलायंस रिटेल। चौथा बिजनेस जिसका जिक्र रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी जी ने बहुत बार किया है और जहां पे बहुत जबरदस्त काम हो रहा है, वो ग्रीन एनर्जी का। अब ये ग्रीन एनर्जी में कब क्या कैसे ये आगे बढ़ेगा, ग्रीन हाइड्रोजन का कंपोनेंट क्या होगा, ये अभी बताना मुश्किल है। बहुत सारे मूविंग पार्ट्स हैं पर काम हो रहे। पर जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि डिज्नी जो डिज्नी प्लेटफॉर्म एक्वायर किया इन्होंने पिछले महीने में, उसके जरिए एक एंटरटेनमेंट में भी एक बेहेमौत बन रहा है, और उसका वैल्यूएशन भी एक बहुत अच्छा वैल्यूएशन आने वाले दिनों में मिलने वाला है। क्योंकि आज के दिन में ये अगर आप स्पोर्ट्स देखें तो सारा स्पोर्ट्स की जो प्राइम प्रॉपर्टीज है सारे इनके पास है, बिटवीन डिज्नी हॉटस्टार एंड जो जियो सिनेमा, उनके पास सारे प्रॉपर्टीज है। और हम जानते हैं कि कस्टमर अट्रैक्ट करने में, आईबॉल्स अट्रैक्ट करने में ये सबसे बड़ा फीचर होता है। इसके अलावा बाकी सारे जो स्टार के जो सारे चैनल्स हैं, जो सारे जनरल एंटरटेनमेंट है, जो न्यूज चैनल्स है, सारे इनके पास आ रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा बेहेमौत बनेगा। तो अभी देखिए 5 बड़े वर्टिकल बन गए हैं और 5 में भी लीडरशिप पोजीशन में ये जाएंगे या ऑलरेडी है। एक तो ट्रेडिशनल ऑयल एंड गैस बिजनेस, टेलीकॉम बिजनेस, रिटेल बिजनेस, ग्रीन एनर्जी और एंटरटेनमेंट, तो और मीडिया एंटरटेनमेंट। तो ये पांचों बिजनेस का अगर आप अलग से देखें, सम ऑफ पार्ट्स वैल्यूएशन बहुत ज्यादा होता है। तो हम लोग यहाँ पे निवेशक को यही सलाह दे रहे हैं कि यहाँ पे आप लंबी अवधि का सोच के निवेश करिए, मिनिमम 4,000 रुपए का टारगेट रखिए, 1 साल प्लस का होराइजन रखिए। वैल्यू अनलॉकिंग और वैल्यू रियलाइजेशन कैसे होगा ये बताना आज के दिन में मुश्किल है। कोई अलग से IPO आएगा, अलग से कुछ स्ट्रक्चर बनेगा, ये बताना मुश्किल है। पर वैल्यू अनलॉकिंग या वैल्यू रियलाइजेशन जरूर होगा। तो 4,000 रुपया का टारगेट रख के यहाँ पे जरूर खरीदारी करिए, अपने पोर्टफोलियो में रिलायंस इंडस्ट्रीज को शामिल कीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग है, और इसमें हर सेगमेंट में जिसमें भी ये काम करते हैं उसमें लीडिंग पोजीशन है। ऑयल एंड गैस का भी अगर ब्रेकडाउन करें तो उसमें पेट्रोकेमिकल एक अपने आप में लीडिंग है, ऑयल एंड गैस अपने आप में लीडिंग है, और ग्रीन एनर्जी तो अलग पूरा बन ही रहा है। तो 4, 5, 6 बिजनेस हैं, और वैल्यू अनलॉकिंग की बात खुद AGM में बोली जा चुकी है। कब होगा, कैसे होगा, ये हमें भी नहीं पता, टाइम के हिसाब से पता चलेगा। अच्छा, जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ इसको बायस्ड व्यू मान के चलिए आप, क्योंकि जो चैनल आप देख रहे हैं और ये जो रिलायंस है, दोनों के प्रमोटर सेम है। तो एक स्पेशल डिस्क्लोजर है कि आप इस पर कोई भी एक्शन लेने से पहले एक बार और किसी और से भी राय ज़रूर ले लीजिए। मेरी राय जो मैं बोल रहा हूँ शायद ही आपको बायस लगे, लेकिन वाकई इतना रोबस्ट बिजनेस है जिसका कोई जवाब नहीं। लेटेस्ट अभी जो डिज्नी वाला किया है उससे बेहमत वाकई क्रिएट होगा, और इतनी मल्टीपल लैंग्वेजेस में कंटेंट आएगा आपके सामने
कि जिसमें एड रेवेन्यू की गणना भी करना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है मुझे, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कैसे उसको हम लोग देखेंगे। तो ये एक इंटरेस्टिंग बिजनेस है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, जहाँ पे आप निवेश कर सकते हैं। तीसरा बताओ अभिषेक जी। नीरज जी, मुझे कंजम्पशन स्पेस जो है वो मैं काफ़ी बुलिश हूँ। हमारी खुद की PMS थीम जो है वो युवा भारत एक थीम पे प्ले करती है, तो उसके नज़र पे हमने इस स्टॉक को भी सेलेक्ट किया था, और कई बार मैंने चैनल पे भी अपनी बुलिश राय इस पे रखी है, क्योंकि मुझे स्ट्रांगली लगता है कि ये कंपनी हमें देखनी चाहिए लॉन्ग टर्म के नज़रिए से, जिसका नाम है वेल्सपन लिविंग, या पहले जो से वेल्सपन इंडिया के नाम से जाना जाता था। वेल्सपन ग्रुप की कंपनी है, बेडशीट, टावल, ये इनके टिपिकल प्रोडक्ट्स हैं जो ये बनाते हैं। एंड खासियत ये है कि 95% ऑफ इनका जो पूरा का पूरा जो ये प्रोडक्शन है वो एक्सपोर्ट होता है। एंड लार्जली हम जो ये बड़े बड़े मॉल्स और सुपर स्टोर्स देखते हैं बाहर में यूरोप में, वहाँ पे जाके बिकते हैं। एक तरह से हम देखें तो 10,000 करोड़ के आसपास की कंपनी है रेवेन्यू के हिसाब से, मार्केट कैप भी मोटा मोटा वहीं पे है, एंड प्रॉफिटेबल अच्छा खासा बनाती है। कुछ समय से प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट इसलिए हो गई थी क्योंकि कॉटन प्राइसेस जो है, जो उनका रॉ मटेरियल है, वो बहुत हाई और एलिवेटेड हो गए थे, जिसके वजह से मार्जिन में प्रेशर आ गई। लास्ट ईयर के नंबर पे देखें तो उस समय 750 साढ़े 700 करोड़ का एबिटा था, बट उससे पहले अगर 3 साल तक का एबिटा देखें तो 1200 करोड़ के आसपास का एवरेज एबिटा रहा है। अब मैं वैल्यूएशन के लिहाज से अगर इसे पकड़ूं, और मैं कॉन्फिडेंट हूं कि मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में वापस ये 1200 से 1500 करोड़ का एबिटा टच कर सकता है, तो अगर मैं मात्र 10x का भी ईवी का मल्टीपल दूं, एबिटा का मल्टीपल दूं, तो 15,000 करोड़ की जो मार्केट कैप ऐसी हो जानी चाहिए। तो 50% का अपसाइड तो प्योरली वैल्यूएशन अंडर प्ले के बेसिस पे मुझे लगता है कि ये है। टेक्निकल ग्राउंड्स पे अगर हम देखें तो रेंज बाउंड स्टॉक रहा है, 145 से 160 के बीच में ये चलता रहता है, अभी भी वहीं पे लॉक है काफ़ी सालों से। मुझे लग रहा है कि अगर इसने एक बार अपना लास्ट ऑल टाइम हाई क्रॉस कर दिया तो ये नई टेरिटरी में चला जाएगा, और जहाँ पे अपसाइड कितना हो सकता है वो मुझे लगता है कि यहाँ पे ये एक प्ले है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी पार्ट है कि खुद मैनेजमेंट बहुत ही क्लियर है कि उन्हें डेट फ्री होना है। टिपिकली टेक्सटाइल बिजनेस के अंदर में आप देखोगे तो बहुत हैवी जो है इनकी बुक्स होती है, बट दे आर वेरी क्लियरली कमिटेड दैट दे वांट टू बी डेट फ्री बाय 2025। कैश फ्लो इनके सपोर्ट करते हैं, एंड डेट अभी इतना बड़ा रहा नहीं जैसे हिस्टोरिकल है। तो मुझे लग रहा है कि नए नज़रिए से जो है वो अब ये स्टॉक लोग देखेंगे, क्योंकि इसकी हर तरह से फंडामेंटल जो है वो आपको अलाइन होती हुई दिख रही है। साइजेबल कंपनी है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, वैल्यूएशन सस्ते हैं। तो इस तरह के मार्केट में जहां मार्केट ऑल टाइम बना रहा है, मुझे लग रहा है कि इस तरह की कंपनियों में अपॉर्चुनिटी बनती है पैसे बनाने के लिए। ये आपने बात की युवा भारत स्कीम, ये क्या है? नीरज जी, ये हम और आप और पैनल में जितने जन हैं उन सबके लिए, सब युवा हैं, देखिए सारे युवा हैं। तो एक्चुअली ये फैक्ट यही है कि इंडिया की जो सबसे बड़ी पॉपुलेशन है वो एक जो है इसी ब्रैकेट में आती है, जो कि 18 से 45 की है। तो हमने ये थिंकिंग बना रखी है कि ये जो पर्टिकुलर एज ग्रुप है, इस एज ग्रुप को केटर करने के लिए जो भी चीज़ें मार्केट में होगी वो सारा का सारा वो स्पेस होगा जहाँ पे हम इन्वेस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, आप घर लेने जा रहे हैं तो घर एक हाउसिंग हो गया, बट आप हाउसिंग लेंगे तो साथ में आपको लोन भी लेना होगा, तो वो फाइनेंशियल प्ले होगा। तो हम उसे हर तरह से जोड़ते हैं कि एक लाइफ साइकिल ऑफ द पर्सन, क्योंकि यही वो यूथ है जो एक्चुअली प्रोडक्टिविटी इंडिया की बढ़ा रही है। हम बात कर रहे हैं, मोदी जी बात कर रहे हैं कि $10 ट्रिलियन होगी हमारी इकोनॉमी, बिल्कुल होने वाली है, पर $10 ट्रिलियन जाने के लिए कंट्रीब्यूटर कौन है? और जो हम जैसे लोग जो कंट्रीब्यूटर होने वाले हैं, तो फिर उनका कहाँ पे रुझाव रहेगा, उनकी कहाँ डिमांड बनेगी, उन सेक्टरों पे हमारा फोकस होता है, जहाँ पे एक लॉन्ग टर्म थीम बन के आती है, वेयर देन यू आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि आप उस सबसेट ऑफ द मार्केट, जो कि टिपिकली हमारे डिस्कशन तो इंडेक्स लेवल पे या मिड एंड स्मॉल कैप पे होता है, ये एक सब क्लासिफिकेशन ही हो गया जहाँ पे इस थीम के अंदर में आपने स्टॉक देखे और फिर आपको पता है कि आप एग्जैक्टली कितने साल तक इस थीम को प्ले करने की कैपेबिलिटी रखते हैं एज अ मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटी। इसके लिए आप AI यूज़ करते हैं, चैट GPT लगाते हैं कि आजकल क्या कर रहे हैं युवा, पता करो, उसके बाद फिर वो वाले स्टॉक ढूंढो। बल्कि हम तो चैट GPT और AI जैसी अपॉर्चुनिटी को ढूंढते हैं जहाँ पे हम इन्वेस्ट कर सकें, बिकॉज वी आर ऑल्सो वेरी बुलिश। बट हम जब काम करते हैं तो हमारे पास तो खैर बहुत सारे टूल्स होते हैं काम करने के, बट ये सब जो आइडिया है, काश ऐसा हो कि कोई ऐसे टूल से हमें मिल जाए तो हम सबका ही काम आसान हो जाए, या शायद हमारी रिक्वायरमेंट ही ना हो एज अ प्रोफेशनल फंड मैनेजर की। बट वही बात है, आइडिया, जैसे कि हमने बिगिनिंग ऑफ द शो में भी कहा कि आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज के मार्केट में जब ऐसे सिनेरियो में अब आते हैं जहाँ सब कुछ भाग रहा है, तो देन यू हैव टू बी वेरी वेरी क्वालिटी कॉन्शियस, एट द सेम टाइम आइडिया स्पेसिफिक, कि आप कहाँ पे अपना कंफर्ट ढूंढ रहे हैं। अगर ऐसे सिनेरियो में जहाँ मार्केट चल रहा है तो फिर आप कहाँ पैसे बनाएंगे, तो ये उस सबसेट का एक पार्ट है। बिल्कुल सही है, थीम पकड़ना और उसके अंदर भी जाके स्टॉक ढूंढना, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है जो कि
अभिषेक जी करते हैं। गौरांग सर, आपका तीसरा स्टॉक। तो तीसरा स्टॉक भी वित्तीय क्षेत्र से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन ये कोई बैंकिंग स्टॉक नहीं है। ये एक मजबूत एनबीएफसी है, दक्षिण भारत स्थापित मुरुगप्पा ग्रुप कंपनी, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। हर प्रकार की ऋण उपलब्ध कराती हैं। आप हाउसिंग लोन से लेकर के लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, व्हीकल फाइनेंस, पर्सनल लोन, एसएमई लोन वगैरह वगैरह। और बहुत बेहतर तरीके से इनके नतीजे में सुधार हुआ है। और हमारा अनुमान और आकलन, जो टिप्पणियां मैंने शुरुआत में वित्तीय क्षेत्र को लेकर के की, ऋण की मांग को लेकर के की, और खास करके ये जो बिलो द पिरामिड जो होता है नीरज जी, उसको ज्यादातर ऋण उपलब्ध कराते हैं। इनके टिकट साइज काफी छोटे होते हैं और उस कारण जो रन रेट होती है रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, वो ऑलमोस्ट 80-90% के आसपास होती है। तो एनपीएस, ग्रॉस नेट एनपीएस में बढ़ोतरी होने की संभावना बहुत कम हो जाती। और काफी अच्छी कंपनी निरंतर सुधार नतीजों में लेकर के आई है। लंबी अवधि का आप नजरिया रखें तो करीबन 1350 तक के लक्ष्य हमने चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस में रखा हुआ है। 1350। अच्छा सर, ये वाला आपको लगता है टू व्हीलर में काफ़ी बड़ा मार्केट इन्होंने साउथ का गेज कर रखा है फाइनेंसिंग में? बिल्कुल। और नीरज जी, एक बात ये है, देखिए मैंने अभी टीवीएस मोटर की भी इसके पहले बात की, तो अगर ग्रामीण, मध्यम ग्रामीण भागों में आपको परिस्थिति में सुधार होता हुआ नजर आता है, तो सबसे पहले मांग जो होती है वो टू व्हीलर सेगमेंट में आपको दुरुस्त होगी थी। और खास करके जो एंट्री लेवल और मिड एंट्री लेवल, मिड साइज सेगमेंट की मोटरसाइकिल है, वहां पर आपको सुधार होता आएगा। और थोड़ा बहुत जोखिम है, क्योंकि डिफॉल्ट की रन रेट कुछ हद तक ज्यादा हो जाती है टू व्हीलर फाइनेंसिंग, बट ये अपने आप को काफी बेहतरीन तरीके से सुरक्षित कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ अंडरलाइन सिक्योरिटी। नहीं, अब तो रूरल इनकम के भी नए जो डेटा आ रहे हैं उसमें रिवाइवल भी है, आमदनी भी बढ़ रही है और स्पेंडिंग भी बढ़ती हुई दिखी है। ये बहुत आपको एक ही दो रिपोर्ट में भी मिलेगा कि रूरल स्पेंडिंग में बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रही है, जो कि पिछले 3-4 सालों से बहुत दिक्कत थी जब हम लोग के शेप की बहुत डिस्कशन करते थे। लेकिन अभी रूरल रिवाइवल बहुत फास्ट हो रहा है, तो उसका फ़ायदा इन कंपनीज़ को इवन दिख भी रहा है। अभी टू व्हीलर की ग्रोथ आप देखिए बढ़िया बिक रही है, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, टू व्हीलर में अच्छी खासी ग्रोथ आ चुकी है यहाँ पे। सनी भाई, आपका तीसरा स्टॉक। मेरा तीसरा स्टॉक रहेगा बैंकिंग सेक्टर से, एक मिड साइज बैंक है, बेसिकली करूर वैश्य बैंक। अगेन प्रीडोमिनेंटली साउथ बेस्ड फोकस है इनका। और अगर मैं नॉन साउथ मार्केट देखता हूं तो इसमें महाराष्ट्र और गुजरात एक ऐसा मार्केट है जहां इनकी अच्छी प्रेजेंस है। अगेन करंट मार्केट प्राइस 194 है और करंट मार्केट प्राइस पे कंपनी का जो बैंक का जो मार्केट कैप है वो 15,000 करोड़ के आसपास है। और अभी जो रिसेंटली जो प्रोविजनल अपडेट आए थे Q4 के, उसमें हमने देखा कि डिपॉजिट और एडवांसेस तकरीबन 16% से ग्रो हुए हैं ईयर ओवर ईयर। और जो बैंक ने जो पहले गाइडेंस दी थी 15% प्लस की ग्रोथ की, वो उसी के आसपास के नंबर है। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई निगेटिविटी वाली कोई बात है नहीं। और अगर मैं 2-3 साल का अगर डेटा देखता हूँ तो मुझे लगता है कि बैंक में एसेट क्वालिटी के लिहाज से काफी एक बड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है। ग्रॉस एनपीए जो 2 साल पहले 6% हुआ करता था, वो घट करके 1.5% हो गया है। एनएनपीए इज लेस देन 0.7%। अगर मैं प्रोविजन कवरेज रेशियो देखता हूं तो तकरीबन अब 95% के आसपास है। तो वहाँ कोई एसेट क्वालिटी के फ्रंट पे मुझे कोई निगेटिविटी दिखती नहीं है, अगर मैं करूर वैश्य बैंक की बात करता हूँ। अगर हम निम की बात करें तो बैंक का जो निम है तकरीबन 4.5% के आसपास है, जो कि मुझे लगता है कि 4% के आसपास कहीं ना कहीं स्टेबिलाईज होगा। और इसको एक्सपैंड करने के लिए कहीं ना कहीं बैलेंस आउट करने के लिए जो अनसिक्योर्ड हाई यील्डिंग बुक है, पर्सनल लोन, माइक्रो क्रेडिट, उसमें बैंक का फोकस रहेगा। आरओए काफी अच्छे से इम्प्रूव हुआ है, 1.6% के आसपास के आरओए बैंक जनरेट कर रही है। आरओई अब 15% के आसपास है। सालाना अभी बैंक जो है, पिछले 12 महीने में बैंक ने 1100 से 1200 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है। और हमारा ये मानना है कि FY25 में, जो कि कमिंग जो एग्जिस्टिंग ईयर है, इसमें 1500 से 1600 करोड़ का प्रॉफिट बैंक दर्ज करने की क्षमता रखती है। और इसी के चलते 240 प्राइस टारगेट से लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड करने की राय रही। 240 का प्राइस रख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ हमने गौर की कि बैंकिंग फाइनेंशियल में बड़ा फोकस है अभिषेक जी, क्या ये इसलिए है कि चूंकि वो कंपनियां बहुत ज़्यादा वेटेज उनका ज़्यादा, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट वो ज़्यादा आ जाती हैं, या एक्चुअली ग्रोथ का ट्रिगर अब इधर से ही आएगा?
बैंकिंग फाइनेंशियल से? नहीं, दोनों फैक्टर है क्योंकि कोई भी प्रोफेशनल फंड मैनेजर जब ये देखते हैं कि अल्फा कैसे जनरेट करना है तो उन्हें डेफिनेटली इंडेक्स की वेट्स को देखना पड़ता है। वहाँ पे फाइनेंशियल्स डेफिनेटली हाईएस्ट वेट्स पे रहते हैं, तो वो तो उन्हें नेचुरली एक मोमेंटम बना के अपने पोर्टफोलियो में वो एलोकेशन करनी पड़ती है एंड स्टॉक का वैसे एलोकेशन करना पड़ता है, बट दैट इज़ नॉट द अलोन फैक्टर। जैसे कि ग्रोथ की भी बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये फाइनेंशियल मॉडल जो इनकी बनी हुई है ये बड़ी डिस्कवर्ड है। आपको सिंपल ये देखना है कि मार्केट के अंदर में कौन सा बेस्ट प्लेयर है और वो किस सेगमेंट में ऑपरेट कर रहा है जहाँ से डिमांड जो आ रही है उसको कैटर करते हुए, और नंबर्स आपके कैलकुलेट हो जाते हैं। अभी जैसे कि हमने खुद कहा कि रूरल के अंदर में काफ़ी हद तक डिमांड है कि सबसे बड़ा आज भी सेगमेंट जो है वो वहाँ से आता है। मोदी जी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बल्कि यही फैक्टर है। अगर हम सीट्स की भी बात कर रहे थे द रीज़न वाई इट इज़ बिकॉज वहाँ पे एक्चुअल में किसी ने काम किया है लास्ट 10 साल में देन एनी अदर सेगमेंट, और वहाँ पे वो नंबर्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है कि आज आपके पॉकेट में पैसा जा रहा है तो आप वो लगाने के लिए बैठे हो और वहाँ से एक्चुअल जो डिमांड जो है वो बढ़ती है। अगर हम लास्ट GDP के नंबर देखें जो शायद अगर मैं सही नहीं याद कर पा रहा तो 8.4% के आसपास की थर्ड क्वार्टर की GDP की नंबर रिपोर्ट हुई थी, जो कि अगेन इट्स अ वेरी बिग नंबर कंसिडरिंग अ ग्लोबल सिनेरियो जहां पे तो कोई 2 से 3% की ग्रोथ ही हम देखते हैं। तो वो नंबर आ कहां से रहा है, वो यहां से आ रहा है, तो नेचुरली उसकी बेनिफिट भी जो है आपको फाइनेंशियल सेक्टर में ट्रांसलेट होते हुए दिखेगी। इनफैक्ट जो मैन्युफैक्चरिंग PMI का नंबर है बड़ा तूफानी 60-61 से ऊपर। अमेरिका में काम हो रहा है या तो इंडिया में काम हो रहा है, ज़बरदस्त नंबर यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं। अच्छा, फटाफट एक रैप दे दें आप लोगों को। सुदीप सर के 3 स्टॉक दिखाइए फटाफट। पहले RIL, टाटा टेक्नोलॉजीज और ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर्स। उसके बाद अभिषेक जी की पसंद है आवास फाइनेंशियल्स, वेलस्पन लिविंग और एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज़। फिर गौरांग सर की 3 पसंद हैं SBI, टाटा मोटर्स और चोला इन्वेस्टमेंट। और सनी भाई की हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा, GSW इंफ्रा और करूर वैश्य बैंक। तो ये कुल हमने आपको 12 स्टॉक बताए। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर ध्यान रखिएगा कि कोई भी आप स्टॉक खरीदें बेचें तो एक राय किसी और से ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि स्पेसिफिक राय आपको दी जा रही है, और RIL के तौर में तो डबल राय ज़रूर लीजिएगा आप यहाँ से। तो ये थी आज के स्टॉक पिकिंग की आपकी राय, जो आप बहुत दिन से मुझसे कह रहे थे कि ज्ञान बहुत देते हैं आप, स्टॉक बताइए। तो आज हमने 12 बता दिए, साल भर का कोटा हो गया आपका FY25 के लिए। अभी एक हमारा मल्टी बैगर वाला रिव्यू और प्लस शो बाकी है, वो हम किसी दिन और करेंगे। पिछले शो का रिव्यू करेंगे और नए मल्टी बैगर की बातचीत करेंगे। आप सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंजॉय करिए वीकेंड में, हेल्थ रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए, और हम लोग फिर से मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।